पद्म भूषण कवि गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि कारवां गुजर गया गुबार देखते। इसका मतलब ये हुआ कि हम हाथ मलते रह गए और सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इसी को हम अगर आगे बढ़ाना चाहें तो इसको मैं दूसरे संदर्भ में देखती हूँ कि जो सिस्टम के पार्ट हैं, जो लीडर हैं, जो सिस्टम को संचालित करते हैं, क्या उनसे नहीं पूछा जाना चाहिए कि आज हम हाथ मलने पर क्यों मजबूर हो। आज मैं जब देखती हूँ कि चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर पहुँच चुके कुछ लोग जो मीडिया प्रतिष्ठान में भी काबिज हैं, वो लोग सिस्टम की खामी बता रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताना चाहते कि सिस्टम चलाता कौन है, संचालित कौन करता है, किसको लीडरशिप के लिए अधिकृत किया देश की जनता ने, कौन सिस्टम का पार्ट है, कौन सिस्टम की हायरार्की में सबसे ऊपर बैठा है। आप सिस्टम को बुरा बताकर जिस सिस्टम में आप मेडिकल डिपार्टमेंट को भी शामिल करते हो, अरे वो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं जो फौजियों की तरह जनता को बचा रहे हैं अपनी जीवन की परवाह किए बिना, और ऐसे लोगों को आप सिस्टम की खामी बता करके उन पर जिम्मेदारी थोपना चाहते हो। मैं समझती हूँ इससे बड़ी कोई दुविधा है, उससे बड़ी विडंबना है, उससे बड़ा कोई कारक नहीं हो सकता अपनी गलतियों पर पर्दा डाल करके दूसरों पे दोषारोपण करने के तरीके का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश ने का दुर्भाग्य ही हो गया ये कि जिन लोगों के हाथ में नेतृत्व है वो यश, अपयश, हानि और लाभ के चक्कर में पड़े हैं। उनके दिमाग में एक फितूर है कि क्या करने से हमें लाभ होगा और क्या नहीं करने से हमें लाभ नहीं होगा। तो क्या करना है जो हमें लाभ दे, चाहे उसमें लोगों की जान चली जाए, और क्या नहीं करना है जिससे हमें हानि हो जाए तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं है। अब देखिए कितनी बड़ी दुविधा है आज हमारे सामने, कितना बड़ा संकट है हमारे सामने, कितनी बड़ी पीड़ा हम भोग रहे हैं कि पूरा विश्व कह रहा था कि सब सेकेंड वेव भी आती है पेंडेमिक में, थर्ड वेव भी आती है। इसके इतिहास में कई उदाहरण भी आ चुके हैं। बहुत ख्यातनाम एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं इस देश के, विश्व के, जो बार बार कह रहे थे कि हमें अपना जो गार्ड है उसे नहीं गिराना है, उसे नीचे नहीं डालना है, हमें इसके लिए हमेशा सावचेत रहना है। ये जब वेव्स आती है ना किसी पेंडेमिक में, तो ये पीक पर जाती हैं और फिर नीचे आ जाती है, फिर अचानक किसी दिन ऐसी सुनामी आती है कि संभाले नहीं संभलते। जब हमारे यहाँ 25 मार्च को लॉकडाउन लगाया था, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 4 घंटे भी नहीं दिए थे हमको। अपने मंत्रिमंडल से चर्चा छोड़िए, उन्होंने तो किसी और को भी इसमें शामिल करने का कोई अवसर नहीं दिया था। स्वयं विवेक से लॉकडाउन लगा दिया और हमने उसकी अक्षरशः पालना की। तब कितने केसेस थे? लगभग 600 केसेस थे। और आज स्थितियाँ क्या है? 3 लाख से ऊपर केसेस आते हैं और 2,500 के करीब मृत्यु दर है, रिकॉर्ड में आता है। इसके अलावा भी स्टेटिस्टिक्स हैं जो अनरिकॉर्डेड है, अनडॉक्यूमेंटेड है। अब इस अवस्था में वो कहते हैं कि सब राज्य सरकारें जाने लॉकडाउन लगाना ही नहीं लगाना, यानी अपनी बेवकूफ़ियों का जो हश्र उन्होंने भोगने के लिए हमें मजबूर किया, अब उस चीज़ को हमारे हाल पर छोड़ने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं। अब राज्य सरकार एक फेडरल स्ट्रक्चर में जिम्मेदारी का निर्वहन करती हैं, लेकिन फिर केंद्र सरकार का औचित्य क्या है मुझे बताइए? सिर्फ पल्ला झाड़ देना, अपने हित साधना, अपने कॉरपोरेट साथियों के हित साधना और डिफरेंशियल रेट्स घोषित करके जनता का शोषण करना, दमन करना, उसे अपने हाल पर छोड़ना वैक्सीनेशन के दौर में भी, और ये कह देना कि हम 50% प्रोक्योर कर लेंगे 150 रुपये में और राज्य सरकारें बिडिंग करेगी। और उसके बाद ये जो अडानी अंबानी है ना, इनकी इंडस्ट्रीज क्या कह रही मालूम है आपको? ये कह रहे हैं कि हम अपनी जो स्टाफ है उसके लिए प्रोक्योर करेंगे और हम उनको क्रॉस सब्सिडी देंगे। यानी पहले कॉरपोरेट जो है वो सुरक्षित होगा, देश की जनता नहीं होगी। और ऐसी अवस्था जब उत्पन्न हो जाएगी तो आम आदमी कहाँ से वैक्सीन लेकर के आएगा? कौन सी शील्ड उत्पन्न होगी? कौन सी हर्ड इम्यूनिटी आएगी? और भाई ये सब तो तब आएगा ना जब जीवन बच जाएगा। अभी तो ऑक्सीजन ही नहीं है। और ऑक्सीजन क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑक्सीजन उत्पन्न करने के लिए बारे में विचार ही नहीं कर रहे थे। वो जो एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी ने कोई 20 बार उस रिपोर्ट में फ्लैग किया था कि ऑक्सीजन प्लांट्स लगा दीजिए, सेकेंड वेव आ सकती है। और जिस एक्शन प्लान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने माननीय मोदी जी से मांगा है कि आपका क्या एक्शन प्लान है, जो 2019 का एक्शन प्लान था उसमें कोविड की कोई भी एक शब्द नहीं है, सिर्फ वायरस शब्द का इस्तेमाल होता है। यानी किसी बारे में कोई जानकारी नहीं होना, उसे एक्शन प्लान बता करके जनता को भ्रमित करना, उच्चतम न्यायालय को भ्रमित करना, ये सब चीज़ें उस देश में ही हो सकती है जहाँ की जनता भावुकता के आधार पर चुनाव जिता देती है और फिर अपने भाग्य विधाता बनाकर उनके आदेशों पर अपने जीवन को संचालित करने के लिए मजबूर हो जाए। आज देखिए हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि जैसे तैसे इस महामारी से मुक्ति मिले। लेकिन कहते हैं ना अंग्रेजी में कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो हम तो अपनी मदद कर ही नहीं रहे।
और हमारी मदद करने वालों के पास जिनके पास जिम्मेदारी है वो हमारी मदद करना नहीं चाहते, तो ईश्वर भी हमारी कैसे मदद करे। तो इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपनी जिम्मेदारी का हम निर्वहन तो करेंगे, लेकिन प्रश्न करना भी हमारी जिम्मेदारी होगा। और प्रश्न इसलिए किए जाने चाहिए कि किसी को चुनाव इसलिए नहीं जिताया जाता कि वो हमारे मतों से जीत करके बड़े बड़े पद हासिल कर ले, सत्ता प्रतिष्ठान पर काबिज हो जाए और अपने हित साधना शुरू कर दे, या अपनी उस लॉबी के हित साधना शुरू कर दे जिसके हित उसके लिए सर्वोपरि है और जनता उसके लिए नगण्य हो जाए, गौण हो जाए। जनता जनादेश देती है और वही जनार्दन होती है। अगर जनता को जो जनार्दन नहीं मान रहे, उसे कमतर बना रहे हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो, उनसे प्रश्न पूछा जाना बेहद आवश्यक है। और मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ उस गोदी मीडिया के लिए जो सिस्टम को दोष दे करके मोदी जी के जो कारनामे हैं, उनकी सरकार के जो कारनामे हैं, उस पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। अरे साहब, सिस्टम होता क्या है? आप भी तो सिस्टम के पार्ट बन गए हो जो सिस्टम की बुराइयों को छुपाने का काम कर रहा है। आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी जर्नलिस्ट के तौर पर, जिसे चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का कहा जाता है, हर उस कमी को उजागर करे। लेकिन कुछ जर्नलिस्ट हैं आज भी, मैं उनको सलाम भी करती हूँ, उनके शो सोशल मीडिया पर चलते हैं, जो सच्चाई को बयां कर रहे हैं और सच्चाई को बयां करके जनता को बता रहे हैं कि तुम अपने हाल पर छोड़ दिए गए, और उनके द्वारा जो तुम्हारे नाम पर जीत करके काबिज हुए थे। इससे मेरा आपसे पुरजोर निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है, इस महामारी में तो एकजुटता रखें, एक साथ रहिए और इससे पार पाने के लिए संघर्ष में एक दूसरे का सहयोग करिए। लेकिन जब सब कुछ सही हो जाए तो मेहरबानी करके अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना सीखिए। हमारे पास एक ही अधिकार है इस लोकतंत्र में, पहला वो कि हम वोट दे दें, और वोट देने वाले से हम ये पूछें कि वो हमें क्या सुख सुविधा देने के लिए काबिज हुआ था, कौन से वादे वो कर पाया, किस कसौटी पे वो खरा उतर पाया। अरे भाई, उन लोगों का तो एक ही मिशन है, इलेक्शन मिशन, और इलेक्शन मिशन में जब तक वो खरे नहीं उतरते तब तक वो जनता की सुध नहीं लेते, और यदि हार जाते हैं तो आपकी मैंडेट को मैन्युफैक्चर करना भी वो जानते हैं। अब समझने की आवश्यकता है जनता को, और समझ करके काम करने की। अभी तो सिर्फ ईश्वर से यही प्रार्थना है कि इस महामारी से हमें मुक्ति दे, इस देश की जनता को सक्षम बना सके, उसके लिए जो कमियां इस सत्ता ने छोड़ी है उसे पार पाने की उसको शक्ति दे सके और संसाधन उपलब्ध करवा सके।